Assalamu alaikum. I am Sultan Ali, lecturer botany in higher education department. Dear aspirants, आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लेक्चरर बायोलॉजी का पेपर जो आज 5 अप्रैल को कंडक्ट हुआ है, टोटल 100 एमसीक्यूज हैं। 70 एमसीक्यूज हम 2 वीडियोस में पहले डिस्कस करके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम तीसरे हिस्से में आखिरी 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिसके साथ पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सारे पेपर को तीनों हिस्सों में मुकम्मल देखिए। अभी कुछ चीजें चेंज हो रही है बाय टाइम। उनमें से सबसे बड़ी चेंज जो मैंने आज के पेपर में देखी है वो है डिफिकल्टी लेवल बढ़ना। कभी भी बायोलॉजी के पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देखे गए थे। इस बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस ज्यादा हैं और वो डाटा, वो इंफॉर्मेशन जिसको अमूमन एग्जामिनर टच नहीं करते थे, एडवांस डाटा को, उसको भी इस बार टच किया गया है। तो डेफिनेटली तैयारी के लिए अब आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी। आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। पहला क्वेश्चन है, आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू डीएनए इज कॉल्ड। आरएनए जब ट्रांसक्राइब होके डीएनए में कन्वर्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं? वैसे तो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है आरएनए में। आरएनए अगर डीएनए में कन्वर्ट हो रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और उससे जो डीएनए बनेगा उसे हम cDNA लिखते हैं और वो कंप्लीमेंट्री डीएनए कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेटाबॉलिज्म इज यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू अमाइनो एसिड्स। ये एक अब नेचुरल प्रोसेस है कि कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उससे अल्कोहल वगैरह बनाते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर वो कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बना सकें जिनको हम अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर सकें, तो उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी के एडवांस्ड प्रोसेसेस को यूज करना पड़ेगा और उसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा बायोरिएक्टर। जस्ट कल्चर मीडिया इनफ नहीं होगा, क्योंकि अभी एक ऐसा एडवांस सिस्टम चाहिए जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक आइडियल इन्वायरमेंट मिल सके और उसमें हर एक चीज अवेलेबल हो और वो प्रॉपरली ग्रो कर सके और प्रोडक्ट्स बना सकें। सो बायोरिएक्टर इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन एनिमल लाइफ से है, द ट्यूब फीट ऑफ स्टार फिश इज यूज्ड फॉर मूवमेंट थ्रू देयर। अब जो स्टारफिश है वो ट्यूब फीट को यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ट्यूब फीट है इसके अंदर प्रॉपर एक हाइड्रोलिक सिस्टम एग्जिस्ट करता है जो उनको मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है शियाटिक नर्व, जो कि हमारी लेग्स में मूव करती है। तो ये हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट नर्व कहलाती है। इन केस ऑफ इंजरी टू प्लांट, वाउंड हीलिंग प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय। पौधे में अगर इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है किसी किस्म की, तो उसके लिए वाउंड हीलिंग प्रोसेस होगा जिसमें प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स बिफोर रेप्लिकेशन इज परफॉर्म्ड बाय। अच्छा, अमूमन आप ये समझते हैं कि डीएनए का प्रोसेस जब होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, तो उसमें हेलिकेज एंजाइम है जो डीएनए को ओपन कर रहा है। लेकिन जो एडवांस्ड लेवल की अनवाइंडिंग होती है जिसमें ज्यादा आप कह सकते हैं कंडेंस्ड डीएनए को ओपन किया जाता है, तो उसके लिए पहले एक एंजाइम को आके वर्क करना पड़ता है हेलिकेज से भी पहले। उन्हें हम टोपोआइसोमरेजेस कहते हैं। इसके बाद हेलिकेजेस भी आते हैं डेफिनेटली रेप्लिकेशन बबल बनाने के लिए। तो यहाँ पर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। एंडोन्यूक्लियस डीएनए को तोड़ते हैं, तो ये यहाँ पर नहीं हो गए। जिंक फिंगर न्यूक्लियस भी डीएनए को तोड़ते हैं। डीएनएजिस स्पेसिफिकली डीएनए को तोड़ते हैं। तो ये तीनों ही नहीं है, तीनों निक्स क्रिएट करते हैं डीएनए के अंदर और हमें वो नहीं करनी है, हमें जस्ट डीएनए को अनवाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 77 इकोलॉजी के पोर्शन से है कि इकोसिस्टम के अंदर जो मैमल का रोल है वो क्या है। तो मैमल प्राइमरी कंज्यूमर तो है क्योंकि ये प्लांट फूड को खाता है, तो पहला तो करेक्ट हो गया। ऑटोट्रॉफ नहीं है, मैमल अपनी खुराक खुद नहीं बनाता। हेट्रोट्रॉफ वाली बात भी ठीक है, मैमल डेफिनेटली हेट्रोट्रॉफ है कि जो मैमल्स हैं ये क्या करते हैं कि ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, दूसरों से लेते हैं। डीकंपोजर करेक्ट नहीं है क्योंकि मैमल्स डीकंपोजर नहीं है। अभी हमें इन दोनों में से एक आंसर चूज करना है, क्या मैमल प्राइमरी कंज्यूमर है या हेट्रोट्रॉफ है। अब देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर का ऑप्शन बहुत लिमिटेड है, बहुत स्पेसिफाइड है। मैमल्स हैं प्राइमरी कंज्यूमर, लेकिन मैमल्स सेकेंडरी कंज्यूमर भी हैं, यानी कि ये प्राइमरी कंज्यूमर को भी खा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो हमारे आंसर को, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता। अगर ऑप्शन में हेट्रोट्रॉफ ना होता तो हम प्राइमरी कंज्यूमर को एक हद तक करेक्ट आंसर मान के चल सकते थे, लेकिन जब हेट्रोट्रॉफ आ गया है तो हेट्रोट्रॉफ कैन बी प्राइमरी कंज्यूमर, दे कैन बी सेकेंडरी कंज्यूमर।
तो जो मैमल है उसका रोल प्राइमरी कंज्यूमर का भी है, सेकेंडरी कंज्यूमर का भी है, और जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स होती हैं उनमें टर्शरी कंज्यूमर का भी है। तो मैमल्स मोस्टली जो होते हैं वो कार्निवोर या ओमनिवोर लेवल पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए हम मैमल्स के लिए हेटरोट्रॉफ के आंसर को करेक्ट मानकर चलेंगे। प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स एक्सेप्ट फॉर, प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स में डिफरेंसेस है, कोई एक चीज है जो डिफरेंस में नहीं आ रही। एक्सेप्ट फॉर वाले क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो आपने इसमें क्या करना होता है, एक्सेप्शन ढूंढनी होती है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस यूकैरियोट में होती है, प्रोकैरियोट में नहीं होती, तो ये डिफरेंस है। राइबोसोम की टाइप डिफरेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, यूकैरियोट्स में होते हैं, तो ये भी डिफरेंस है। डीएनए, डीएनए कोई डिफरेंस नहीं है, बताया नहीं गया कि डीएनए में हम क्या ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए कोई चीज स्पेसिफाइड नहीं है, तो एज इट इज डीएनए का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, मेन इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन इज, अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो उसका मेन इफेक्ट क्या है, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। डेफिनेटली ओजोन लेयर जो होती है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ब्लॉक करती है, अगर ये नहीं है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जमीन तक पहुंच रही है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की खास बात इनकी लो वेवलेंथ है, अगर वेवलेंथ लो है तो डेफिनेटली इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है, और ये डैमेज करती हैं तमाम किस्म की सेंसिटिव स्किन्स को, चाहे वो एल्गल स्ट्रक्चर्स में हो, फाइटोप्लैंक्टन्स में हो, बैक्टीरियल लेवल पर हो, ह्यूमन स्किन हो, या प्लांट्स की लीव्स हो, तो ये स्किन कैंसर भी क्रिएट करते हैं, प्लांट लीव्स को भी डैमेज करते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। मलेरिया एंड डेंगू इन्फेक्शन पाकिस्तान में दोनों ही है, तो ये किसके जरिए होते हैं, वैसे तो मच्छरों के काटने से होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है कि ऑप्शंस में हमारे लिए क्या है। टिक्स और सैंड फ्लाइज, नहीं इनसे नहीं होता। डीएनए वायरस और आरएनए वायरस, अच्छा अब यहां पर वो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। जो डेंगू का प्रॉब्लम होता है वो डेंगू वायरस से होता है, लेकिन मलेरिया की वजह कोई वायरस नहीं है, मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम होता है, तो यहां पर भी हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एनोफिलीज और एडीज इजिप्टी, ये उन मच्छरों के नाम हैं जो वेक्टर का रोल प्ले करते हैं इन बीमारियों के फैलाव में। तो मलेरिया फैलता है फीमेल एनोफिलीज से, और डेंगू की बीमारी फैलती है एडीज इजिप्टी से, तो ये हमारा करेक्ट आंसर लग रहा है। सैंड फ्लाइज और एडीज इजिप्टी, सैंड फ्लाइज वाला गलत है, एडीज इजिप्टी तक बात ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर में मिल रहा है वो सी है। मेन फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले इन किडनी, किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, और नेफ्रॉन्स का एक हिस्सा होता है लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या है, लूप ऑफ हेनले के दो हिस्से होते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग रीजन्स। ये डिसेंडिंग और असेंडिंग रीजन अलग अलग काम कर रहे हैं, एक पार्ट करता है रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर और एक पार्ट करता है सोडियम की रिजॉर्प्शन, तो इस लिहाज से ये हमारा करेक्ट आंसर है। बैलेंस मिनरल, सारे मिनरल स्पेसिफाई नहीं हो रहे, सारे मिनरल्स तो ये डील नहीं कर रहा। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इसका कोई एज इट इज डायरेक्ट रोल नहीं है, इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं इसको इफेक्ट तो करता ही है। मेंटेन हेल्दी बॉन्ड्स नहीं, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर ए है। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, माइटोसिस की 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो पहले ही फेज के अंदर न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, तो प्रोफेज करेक्ट आंसर होगा। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट अकर्स, कई तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस के दौरान, किसी किस्म का इंफेक्शन हो जाना, या रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम फायर बैक कर जाए, या किसी किस्म की एलर्जी हो जाए, तो ऑल ऑफ द अबव तीनों ऑप्शन जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का सबब बन सकते हैं। मेन टेक्निक्स विच इनेबल द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू एडवांस, अब बायोटेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में काफी सारी टेक्निक्स हेल्प आउट करती हैं, लेकिन सेल कल्चरिंग वो बेसिक टेक्निक नहीं है जो इसकी वजह बनती हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग और डीएनए सीक्वेंसिंग का भी किरदार है, लेकिन ये वो बेसिक टेक्निक्स नहीं है जिस पर ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी स्टैंड करती हो या जिस पर वो बेस करती हो। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो बीटा बन रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिकम्बिनेंट डीएनए। Which of the macromolecule is thought to evolve first and has led to origin of life? वैसे तो डीएनए भी इवॉल्व हुआ है, प्रोटीन भी, पेप्टाइड्स भी, फॉस्फोलिपिड्स भी और आरएनए भी, हर एक चीज इवॉल्व हुई है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे कौन सा पहला मैक्रोमोलिक्यूल था, तो पहला मैक्रोमोलिक्यूल जो इवॉल्व हुआ था वो आरएनए था।
एंजाइम्स एक्ट एज कैटालिस्ट विच बाइंड्स टू सबस्ट्रेट बाय। एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं किस मॉडल के अकॉर्डिंग। अब ये हमारा थिंकिंग लेवल है कि हम इसको कैसे आंसर करते हैं। मैं आपको यहां पर जो प्रपोजल पुट करता हूं ये है कि एंजाइम्स मॉडर्न डे में जिस मॉडल के जरिए साबित हो चुके हैं वो रिड्यूस्ड फिट मॉडल है, तो अब इसको करेक्ट करेंगे। लॉक एंड की मॉडल एक और थॉट था जिसके अकॉर्डिंग एंजाइम्स रिजिड स्ट्रक्चर हैं, उनके अकॉर्डिंग कोई सबस्ट्रेट आके एडजस्ट होती है तो हो जाए, नहीं होती तो नहीं होगी। इंड्यूस्ड फिट मॉडल रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो ये हमारा करेक्ट मॉडल है। आजकल यही स्टैंड करता है। दोनों मॉडल जो हैं दोनों के आप कह सकते हैं कि हमायत में बहुत सारे साइंटिस्ट मौजूद हैं, लेकिन बीटा को आप करेक्ट आंसर कंसीडर करेंगे। मैग्नीशियम एक्ट एज को फैक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। मैग्नीशियम का रोल वैसे तो बहुत सारी जगहों पर है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी है, ग्लाइकोलाइसिस में भी, एटीपी जनरेशन में भी। वजह क्या है कि मैग्नीशियम बहुत सारे एंजाइम्स का को फैक्टर है, तो इसलिए या एक्टिवेटर भी है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो ठीक होगा। कैंसर ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्किन, अगर स्किन में कैंसर है तो उसको हम कार्सिनोमा कहते हैं, तो यहाँ पे ये बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ह्यूमन जीनोम के अंदर जो 2 से 6 बेस पेयर बार बार रिपीट होते चले जाएं उनको हम टेंडम रिपीट्स कहते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली साथ साथ रिपीट हो रहे होते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ डाई एटम्स, डाई एटम एलजी है। दुनिया में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स डाई एटम्स हैं। दूसरे नंबर पे डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, तीसरे नंबर पर प्लांट्स हैं। तो डाई एटम्स दुनिया में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो इनका सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर क्या है? फोटोसिंथेसिस होना इनका स्ट्राइकिंग फीचर नहीं है। अगर लिखा होता कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने वाले तब हम इसको ठीक कंसीडर करते। प्रोकैरियोटिक लिविंग इन ओशन, प्रोकैरियोटिक तो ये है ही नहीं। सिंगल सेल्ड तो ये हैं, उस लिहाज से भी आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। स्ट्राइकिंग फीचर वो होता है जो उनकी पहचान की वजह बन जाए, तो इनकी पहचान ये है कि इनका ग्लास लाइक काइटन इनके अंदर मौजूद होता है। सिंगल सेल्ड एलजी और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो ग्लास लाइक काइटन है वो बाकियों में नहीं है। फोटोसिंथेटिक एलजी डेफिनेटली बेशुमार है, सिंगल सेल में भी बहुत सारी आ जाती हैं, लेकिन उनको हम ये डी वाला फीचर जो है वो नहीं कह सकते, तो जो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस आरएनए बेस्ड एजेंट विच काजेस प्लांट इन्फेक्शंस आर। तो आरएनए बेस्ड एजेंट है, इसका मतलब यह है कि उसके पास और कोई मॉलिक्यूलर बॉडी नहीं है जिसके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सके, तो इसलिए हम विराइड की जो टर्म है ये यूज करेंगे। वायरसेस 2 चीजों से बने होते हैं, आरएनए या डीएनए में से एक चीज और दूसरी चीज प्रोटीन होती है, तो यहाँ पे विराइड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नर्व इंपल्स क्या होती है? नर्व इंपल्स सडन रिवर्सल है इलेक्ट्रिक चार्ज में अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ अ रेस्टिंग न्यूरॉन। तो एक रेस्टिंग न्यूरॉन का जो पोटेंशियल होता है, पहले अगर वो नेगेटिव में एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब नर्व इंपल्स गुजर रही होती है तो चार्जेस रिवर्स होकर वो प्लस में वो चला जाता है। तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह होती है सोडियम वोल्टेज गेट्स का ओपन हो जाना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। फोटोसिंथेटिक बायोडाइवर्सिटी इज अफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट इन विच जोन। तो फोटोसिंथेटिक बायोडाइवर्सिटी पर इफेक्ट होता है जब सॉलिड वेस्ट साहिल के करीब फेंका जाए, चाहे वो समंदर का साहिल हो या झील का साहिल हो, तो हम कहेंगे कि वाटर बॉडी के बिल्कुल इब्तदाई हिस्से में। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो लिटोरल जोन होगा। वैसे तो ये वेस्ट बाद में लिमनेटिक जोन में, बेंथिक या प्रोफंडल जोन में पहुंच जाता है, लेकिन आगाज जो होता है वो लिटोरल जोन से होता है और सबसे ज्यादा लाइफ भी वहीं पे इफेक्ट हो रही होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द साइटोस्केलेटल एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट इन माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन। माइटोटिक स्पिंडल बनने में माइक्रोट्यूब्यूल्स का किरदार सबसे इंपॉर्टेंट है। इन क्रिस्पर कैस9, इस टेक्नोलॉजी में कैस9 क्या है? ये 160 किलो डाल्टन की प्रोटीन है। ये कोई डीएनए सीक्वेंस नहीं है या आरएनए सीक्वेंस नहीं है या स्पेसर सीक्वेंस नहीं है। फाइजर ये भी एक वैक्सीन थी जो कोरोना के दिनों में लग रही थी। तो ये वैक्सीन किस तरह की है? क्या ये कोविड-19 वैक्सीन है? बिल्कुल ठीक। क्या ये मैसेंजर आरएनए पर बेस करती है? तब भी ये ठीक है। SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटीन बेस्ड है, ये स्ट्रक्चर वाइज स्पाइक प्रोटीन है, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट आंसर में कंसीडर किए जाएंगे। In order to increase yield, crop pests are controlled by using microbes. आप क्रॉप की यील्ड बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए पेस्ट को कंट्रोल करना है माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके, तो इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कहेंगे। पैरासाइटिज्म तो होता है बीमार करना। आईडीएम वैसे ठीक है, इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल भी ठीक कंसीडर किया जा सकता है। और बायो रिमेडिएशन नहीं, ये बायो रिमेडिएशन उस लिहाज से इतना ठीक नहीं है।
यहां पर चूंकि सिंगल कंट्रोल आया है तो सिंगल कंट्रोल फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल होगा। आईडीसी के लिए या इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल के लिए आपको बेशक वक्त 4 से 5 टेक्निक्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है और यहां पर उनका जिक्र नहीं किया गया। इन ह्यूमन बॉडी इफ एन ऑर्गन हैज नो अपरेंट फंक्शन इज प्रेजेंट सच ऑर्गन इज कॉल्ड, ऐसा ऑर्गन जिसका हमारी बॉडी में जाहिरी तौर पर कोई खास फंक्शन नहीं दिखाई दे रहा उसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। The major issue in the treatment of bacterial infection is the resistance development due to बैक्टीरिया किस वजह से रेजिस्टेंस डेवलप कर जाते हैं। एक तो बैक्टीरिया भी वक्त के साथ साथ म्यूटेट होता है, वो सारी म्यूटेशन जाके हाइड होती है उसके प्लाज्मिड्स में। और एक चीज होती है ड्रग पंप्स, यानी कि हम बाय टाइम जो मेडिसिन है उसको लगातार इस्तेमाल करते जाते हैं और बगैर प्रिस्क्रिप्शन के जब आप एक तरह की एंटीबायोटिक को बार बार इस्तेमाल करते हो तो बैक्टीरिया को ज्यादा चांस मिलता है उसको डील करने का और वो उसके अकॉर्डिंग म्यूटेट होकर रेजिस्टेंस डेवलप करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। लास्ट एमसीक्यू आज के पेपर का, यूकैरियोटिक जीन ऑर्गेनाइजेशन डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोट्स की जीन ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोट्स की जीन ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट है और डिफरेंस हमने ढूंढना है। प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन, जी हाँ ये बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन एंड प्रमोटर, जब एक्सॉन होंगे तो इंट्रॉन भी लाजमी होंगे, प्रमोटर्स भी लाजमी तौर पर मौजूद होते हैं, तो ये सारे फीचर यूकैरियोटिक जीन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर अगेन रिपीट में आ रहा है, रेगुलेटरी सीक्वेंस ये भी ठीक है, पहले तीनों ऑप्शन ही ठीक आ रहे हैं। चौथा है प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन, इंट्रॉन, प्रमोटर, रेगुलेटरी सीक्वेंस एंड यूटीआर, सारे ऑप्शंस उन्होंने कंबाइन कर दिए हैं, वो सारे एडवांस्ड फीचर्स जो यूकैरियोटिक जीन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है वो ऑप्शन डी में है। तो आप देख सकते हैं चारों ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन ऑप्शन डी का आंसर ज्यादा कंप्लीट है। तो इस वे में अगर आपको करेक्ट आंसर पहले ऑप्शन में भी मिल जाए तब भी सारे ऑप्शंस को एक दफा देखना ही होता है, ताकि अगर सेम एग्जैक्ट आंसर आपको ज्यादा बेहतर आंसर आगे मिल रहा हो तो आप उसको चूज कर सकें। तो पेपर की डिस्कशन यहां पर कंप्लीट होती है। तमाम किस्म के पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी पेपर होते हैं वो हम डिस्कस करके अपने यूट्यूब चैनल्स पर अपलोड करते हैं, तो आपको वहां से लगातार रहनुमाई मिलती रहती है। आप लोग ये सारे पेपर्स हमारे यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं। नंबर 2, अगर आप किसी भी किस्म की जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेक्चरर जॉब्स हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं, वन पेपर जॉब्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स या CSS PMS बेस्ड जॉब्स हैं, तो उनके लिए MK प्रिपरेशंस अपनी बेस्ट सर्विसेज ऑफर कर रहा है। आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन करके अपनी तैयारी का आगाज कर सकते हैं। न्यू सेशंस का आगाज कर दिया गया है। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।